6 दिसंबर ये करंट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मेरा 8वां ये पार्ट होगा, 8 पार्ट होगा। ये भी सितंबर के ही महीने का है, लेकिन जो कुछ भी इम्पोर्टेंट बातें हैं अखबार में उन सबको टिक लगा करके मैं आपको बिल्कुल करंट में दुरुस्त रखना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं आपको ये अक्टूबर के महीने में भी, अब सितंबर के महीने में और एक दो 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 ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बनेंगे। उसके बाद फिर अक्टूबर के महीने का शुरू हो जाएगा। तो आप अपने आप को करंट में अप टू डेट रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 दिसंबर 1992 को, ठीक है, ये बाबरी मस्जिद और ये वाला जो विवाद, तो बाबरी विवाद तो सुने ही होंगे। तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड में 49 व्यक्ति को आरोपी बनाया गया था। ठीक है, इसकी जांच चल रही थी और इसके सबूत वगैरह इकट्ठा करके जमा करने थे। और ये सब होने के बाद उस 49 में से 32 व्यक्ति बरी कर दिए गए। ठीक है, ये लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, ये सब नाम है, अशोक सिंघल, ये सब भी नाम है, जिनमें से बहुत सारे लोग मर गए हैं और बहुत सारे लोग जीवित हैं। तो उनमें से 49 में से 32 व्यक्ति को बरी कर दिया गया अभी हाल ही में केस में ये कोर्ट द्वारा, जबकि 17 की मृत्यु हो चुकी है। इस तरह से फैसला देकर जज SK यादव रिटायर हो गए। तो ये फैसला किसने दिया? ये जज थे SK यादव। ठीक है, इन सारी बातों को आप एक लाइन में याद रखिए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद घटना हुई थी और इसमें जो 49 व्यक्ति को आरोपी बनाया गया था, उसमें से 32 व्यक्ति को आरोप मुक्त कर दिया गया, जबकि 17 की मृत्यु हो गई है और इसके जज थे SK यादव। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए। लिपू लेक, काला पानी, लिप्याधुरा, ये नेपाल ने अपने नक्शे में इन क्षेत्रों को शामिल कर लिया था। ये भारतीय क्षेत्र हैं और नेपाल इसे अपना बताता है और वो इन सबको अपने यहाँ जो नक्शा नेपाल ने बनाया, तो उस नक्शा को विवादित नक्शे में इन सब भारतीय क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया। तो ये भी आपको लिपू लेक, काला पानी, लिप्याधुरा, ये सब कहाँ है और ये किसके साथ विवाद है, इसको लेकर के इन सब को आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़िए। देखिए, फिर से ये चीनी के उत्पादन में वृद्धि हो रही है और कहते हैं कि एक नए गन्ने की प्रजाति आई है, उसका नाम है 238। ये गन्ने की प्रजाति है 238, जिसमें चीनी की मात्रा काफ़ी होती है और इसमें गन्ना काफ़ी ऊंचा लंबा होता है और इसकी मोटाई भी अच्छी होती है। तो इसलिए अब ये किसानों के लिए ये एक अच्छी खुशखबरी है। तो आप ये याद रखिए कि 238 ये गन्ना की प्रजाति है, 238। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए ऐसे ही कि कहाँ के राष्ट्रपति कौन कौन हैं। फ्रांस है या आपका अमेरिका है या ये और जैसे ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन हैं, तो इन सब चीज़ को आपको याद रखना चाहिए। तो इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। आयातक मतलब इम्पोर्टर। तो भारत तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे वाले में एक में देखिए, अनिल अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं अनिल अंबानी। और इनको अभी हाल ही में एशिया का भी सबसे धनी व्यक्ति घोषित किया गया है। ठीक है, और विश्व के वर्ल्ड रैंकिंग में कहिएगा, एशिया रैंकिंग में नंबर 1 अनिल अंबानी, इंडिया में नंबर 1 अनिल अंबानी और विश्व में चौथे स्थान पर हैं। ठीक है, दूसरा तथा तीसरा स्थान भारत में क्रमशः, भारत में दूसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान किसका है, ये भी कभी कभी पूछ देता है।
तो आपको दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः ये हिंदुजा बंधु ये और HCL के शिव नाडार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से ये सारे में जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा आप याद कर लेंगे। मेरे तो हिसाब से मैं तो चूँकि सभी कंपटीशन के लिए कह रहा हूँ, इसलिए मुझे तो लगता है कि आपको अगर अगर आप एक से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं तो आपको सब पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आइए, यमुना को प्रदूषण मुक्त करने की योजना के समुचित कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक कमेटी का समिति का गठन किया गया था। ठीक है, यमुना को प्रदूषण मुक्त करने की। तो पहले देखिए, गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंगा एक्शन प्लान और भी बहुत सारे प्लान चल रही योजनाएं चल रही हैं। यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ये प्रीतम पाल सिंह समिति बनी थी। ठीक है, इसने समिति ने एनजीटी तो आप जानते ही हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या आप कह सकते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट दी है। ठीक है, इस रिपोर्ट में नदी में सालों भर 10 क्यूबिक पानी छोड़ने का निर्णय दिया गया है कि सालों भर 10 क्यूबिक पानी छोड़ते रहना चाहिए। देखिए, क्यूबिक और क्यूबिक इसको लेकर के कन्फ्यूजन होता है, तो आप एक बार जान लीजिए, प्रवाहित जल की मात्रा को क्यूबिक से मापा जाता है और क्यूबिक से आप कहेंगे कि स्टैग्नेंट वाटर माने जल की मात्रा को मापा जाता है। तो इसलिए क्यूबिक और क्यूबिक ब है और क्यूबिक म है। तो क्यूबिक जो है प्रवाहित जल की मात्रा को मापने का तरीका का माध्यम है और ये क्यूबिक माने जल की मात्रा को मापने का है। तो ये 10 क्यूबिक पानी इसको अगर छोड़ते रहा जाए तो यमुना को प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब इसके लिए हरियाणा सरकार ने पानी छोड़ने के लिए हथनी कुंड बैराज, आप तो नाम सुने ही होंगे, तो हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने की माने सालों भर ये कहा आश्वासन दिया है। और इसमें आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या क्या हो सकता है जो इम्पोर्टेंट है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, ठीक है, रुड़की की रिपोर्ट पर यह फैसला लिया गया है। ठीक है, आप सबसे पहले तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी मैंने हाइड्रो मतलब जल से संबंधित है, हाइड्रोपैथी माने जल चिकित्सा होता है, हाइड्रोलॉजी हाइड्रोफोबिया माने जल को देख करके डर लगना हाइड्रोफोबिया है। उसी तरह से हाइड्रोलॉजी माने जल का अध्ययन करने के लिए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ये कहाँ है ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखिए कि रुड़की में है। ठीक है, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर तो ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये तो आपको किसी भी कंप्लेंट के लिए याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, S.A. बोबडे। ठीक है, S.A. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं S.A. बोबडे। ठीक है, इन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून, ये देखिए, ये भूमि अधिग्रहण कानून ये सब जो है UPSC, PCS और NDA, CDS, CAPF इन सब के अलावा एग्जाम में नहीं आएंगे कि भूमि अधिग्रहण कानून के से संबंधित जो विवाद है वो क्या है। तो इसलिए आप फिर भी इस सब को आप UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से और PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे ने भूमि अधिग्रहण कानून इंदौर, ब्रैकेट में मैंने दिया है इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम मनोहर लाल, मतलब यहाँ पे एक तरफ इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वर्सेस मनोहर लाल के केस में पर दिए गए फैसले में जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ, पाँच जजों की पीठ थी जो संविधान पीठ थी, तो जस्टिस अरुण मिश्रा उसके अध्यक्ष थे, के फैसले में सरकार को ढिलाई दी गई है। ढिलाई दी गई है मतलब सरकार को थोड़ा सा माने लिबर्टी दी गई है, जबकि संसद
यह लिबर्टी या ढिलाई नहीं देना चाहती है। ठीक है, आप समझ गए मामला क्या है कि सर उसको मैंने पहले अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने ये भूमि अधिग्रहण कानून के संबंध में सरकार को कुछ लिबर्टी देती थी। ठीक है, और इस पे ऐसे बोबडे ने भी सवाल खड़ा किए हैं कि उन्होंने कहा, क्या कहा है, सवाल यह है कि सरकार यदि मुआवजा नहीं देती है और ज़मीन का कब्जा लेती है तो अधिग्रहण कब तक रहेगा। माने अगर मुआवजा दिए, सरकार मुआवजा नहीं दी और ज़मीन का कब्जा भी ले ली, माने एक्वायर कर ली ज़मीन को और वो मुआवजा नहीं दी, तो अधिग्रहण कब तक रहेगा। ठीक है, आखिर इसकी कितनी सीमा होगी कि बगैर मुआवजा लिए भी व्यक्ति अपना ज़मीन सरकार को दे दे, ये आखिर इसकी क्या सीमा होगी। तो सरकार कब तक पैसा नहीं देगी और कब तक अधिग्रहण रहेगा, इस बारे पे विचार विमर्श के लिए वो जो है ये मैंने S.A. बोबडे, मुख्य न्यायाधीश श्री S.A. बोबडे जो है वो उन्होंने आपत्ति प्रकट की थी और उन्होंने कहा है कि संसद इसके लिए, खैर अभी उन्होंने नहीं कहा, उन्हें आप इसके बारे में जानिए कि संसद ने इसके लिए 5 वर्ष की समय सीमा तय की थी। माने संसद कहती है कि 5 वर्ष के बीच सरकार को 5 वर्ष तक सरकार को अधिग्रहण भूमि लेकर के उसका मुआवजा दे देना चाहिए, यानी कि 5 साल तक समय सीमा तय की है। यदि कब्जा ले लिया गया है और मुआवजा नहीं दिया गया है या किसान ने नहीं उठाया है तो फैसला कहता है कि भूमि अधिग्रहण निरस्त नहीं होगा। ठीक है, ये बात देखिए, दोनों बातें हैं कि मुआवजा नहीं दिया गया है या किसान ने उठाया ही नहीं मुआवजा तो भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में 5 जजों के बेंच ने फैसला दिया था। अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि अरुण मिश्रा के अध्यक्षता में 5 जजों का बेंच ने ये जो फैसला दिया था वो दिया था भूमि अधिग्रहण कानून 1894 के तहत कि अधिग्रहित भूमि का अधिग्रहण उस सूरत में निरस्त नहीं होगा यदि सरकार ने जमीन का मुआवजा ट्रेजरी में भी जमा करवा दिया है। ठीक है, तो देखिए ये जो है इस वर्तमान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो हैं S.A. बोबडे, ये बोले कि अभी ये पूर्ण रूप से व्याख्या इसको फिर से एक बार देखना होगा, समझना होगा और देखिए इस पर क्या डिसीजन लिया जाता है आगे चल करके। लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे हैं और भूमि अधिग्रहण कानून इंदौर, ये जो है विवाद है भूमि अधिग्रहण कानून पे, जो इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम मनोहर लाल, माने बनाम का मतलब यहाँ पे वर्सेस, ठीक है, 2 पक्ष होता है न्यायालय में, तो एक तरफ में इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी था और दूसरी तरफ वर्सेस मनोहर लाल, और उसमें जो निर्णय लिया गया था ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में जो आपको 5 जजों के बेंच ने क्या फैसला दिया था ये सब बता ही दिए हैं। भूमि अधिग्रहण कानून 1894 कितना पुराना है, उसी के तहत चल रहा है अभी तक। तो ये जो है इस सब में चेंजेस किया जाना चाहिए और इसको इस तरह का बनाया जाना चाहिए कि ये किसानों के, मजदूरों के और आप कहेंगे कि आम जनता के ये भी माने कम से कम उनको बहुत लाभ ना हो तो नुकसान भी ना हो। ठीक है मित्र, हम लोग फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली बार, और फिर जब करेंट हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।